हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए, आज जो है इन्वायरमेंट करंट अफेयर का हमारा ये तीसरा लेक्चर है और हम 2 लेक्चर ऑलरेडी यहाँ पे बना चुके हैं और हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि जनवरी 2021 से लेके और अब तक का करंट अफेयर आपको कवर करके दे दिया जाए। और ये करंट अफेयर की जो सीरीज़ है तो ये टॉपिक वाइज यहाँ पे चल रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इन्वायरमेंट का करंट अफेयर जो है वो कवर कर रहे हैं और इसके बाद हम बहुत ही जल्द जो है सरकारी योजनाओं का वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कीम्स का वीडियो होगा। तो अभी जो है वो हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर का वीडियो। ठीक है, तो करंट अफेयर का तो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है, इसको हम लोग कवर यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमारी पहली न्यूज़ है। तो पहली न्यूज़ क्या है यहाँ पे कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट स्कीम, ये जो है ये क्या है। तो इसे 2019 में लॉन्च किया गया था और ये जो है स्कीम, तो इसमें ये बताया गया है कि जो भी हम कुकिंग ऑयल जो होता है हम उससे क्या बना सकते हैं, उससे बायोडीजल बना सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट स्कीम है ये किससे रिलेटेड है। तो आंसर होगा कि जो वेस्ट कुकिंग ऑयल है, इस्तेमाल किया हुआ जो कुकिंग ऑयल है उससे हम बायोडीजल बना सकते हैं, ये इस स्कीम को बताता है। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य इस्तेमाल किए गए खाना के तेल को एकत्र करना और उसे बायोडीजल में बदलना है। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। दूसरा कह रहे हैं कि इस्तेमाल किए गए ऑयल से निकाले गए 7% बायोडीजल को डीजल में डोप किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कि हमने कोई खाना जो वेस्ट है कुकिंग ऑयल उसको लिया और उससे मान लो हमने 7 लीटर जो है 7 लीटर हमने ऑयल तैयार किया, बायोडीजल वहाँ से निकाला। अब होगा क्या, इस 7 लीटर को हम 7% के हिसाब से जो नॉर्मल डीजल होता है उसमें डोप कर सकते हैं। नॉर्मल डीजल में मिलाने को ही कहते हैं डोपिंग करना। ठीक है, तो नॉर्मल डीजल फिर कितना कि 100 लीटर में हम इसको मिला सकते हैं और ये क्या हो जाएगा, ये 7% इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। फिर कह रहे हैं कि बायोडीजल ही क्यों, बायोडीजल ही क्यों। तो बायोडीजल इसलिए क्योंकि बायोडीजल जो है ये एक ऐसा ईंधन है जो आसानी से वनस्पति तेलों से और आपका पेड़ पौधों से, ठीक है, गन्ने से, जो आपकी जौ है, गेहूं है, इन सब से निकाला और वो भी इनके वेस्ट मटेरियल से निकाला जा सकता है। दूसरा कि इसमें जो इसकी कार्बन तटस्थता है वो बनी रहती है, मतलब कार्बन कंटेंट जो है इसमें वो फिक्स रहता है, वो अप और डाउन नहीं होता है। तीसरा कि ये जो है ये एकदम क्या है, गैर विषैला है और बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, इको फ्रेंडली हम इसको कह सकते हैं। इसीलिए हमने बायोडीजल को प्रीफर करने के लिए, उसको उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट स्कीम का उद्घाटन किया। कब किया? 2019 में किया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2021। ये क्या बताती है? तो ये जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जो जंगलों की, जो वनों की स्थिति है उसके बारे में बताती है। तो इसे किसने जारी किया है? तो इसे संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया है। कब जारी किया है? तो हाल ही 2021 में ही जारी किया है। इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय वन योजना के 26 लक्ष्यों में से 6 को रखा गया है। 6 लक्ष्य जो हैं वो कौन से हैं वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो 6 लक्ष्य जो हैं वो हैं उनमें से कि वन आवरण के नुकसान की भरपाई, कि जो भी देश में वनों का आवरण का नुकसान हुआ है जंगलों की कटाई की वजह से, औद्योगिकरण की वजह से, किसी विकास की वजह से, तो उसकी हम भरपाई जो है वो किसी दूसरी जगह पे करें। तो ये एक लक्ष्य है। दूसरा, वन लाभ और आजीविका में सुधार, कि वनों से जो मिलने वाले लाभ हैं और उन पर डिपेंडेंट जो लोग हैं उनमें सुधार लाया जाए, उनकी आजीविका में सुधार लाया जाए। दूसरा, वनों की रक्षा करना और वन उत्पादों का सतत उपयोग करना, कि इस तरह से हम यूज़ ना करें ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए वो मटेरियल जो है आपका अवेलेबल ना हो। तो इस तरह से हम यूज करें ताकि हमारा भी काम चलता रहे और आने वाली पीढ़ी का भी काम चलता रहे। तो इसे कहते हैं सतत उपयोग, सस्टेनेबल यूज इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका संसाधनों को जुटाना, कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हमें क्या करना है, उनको प्रोड्यूस करना है, उनको जुटाना है। ये भी एक लक्ष्य। समावेशी वन प्रशासन को बढ़ावा देना, कि
कि जो भी आप देखोगे कि वनों में हर प्रकार का प्रशासन, मतलब क्या, इको फ्रेंडली भी होना चाहिए, वहाँ पे डेवलपमेंट भी होना चाहिए, वहाँ की जो जनजातियाँ, वहाँ के जो लोग हैं उनको भी लाभ होना चाहिए। तो इसे कहते हैं समावेशी, मतलब सबको शामिल करके और वन प्रशासन को क्या है, बढ़ावा देना है। जंगली जानवर जो हैं वहाँ पे उनको भी लाभ पहुँचना चाहिए, तो इसे कहते हैं समावेशी वन प्रशासन। सभी क्षेत्रों में सहयोग करना है, तो ये सभी इसके लक्ष्य हैं इस स्कीम में जो बताए गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1.6 बिलियन, देखना 1.6 बिलियन लोग वनों पर निर्भर हैं, और जो ये कितनी जनसंख्या है परसेंटेज में, तो 25% लोग जो हैं यहाँ पे आते हैं। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ग्लोबल जो आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसके अनुसार कितने प्रतिशत विश्व की जनसंख्या वनों पर निर्भर करती है, तो आंसर होगा कि 25% जो जनसंख्या है वो वनों पर डिपेंड करती है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि 40% से अधिक सवाना और जंगलों में लोग जो हैं वो रहते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उनमें से 40% लोग जो हैं वो घास के मैदानों में और जंगलों में रहते हैं, और ये जो है वो विश्व की जनसंख्या का 20% है। ठीक है, तो विश्व की जनसंख्या का 20% जो रेशियो है वो कहाँ रहता है, वो सवाना के जंगल में रहता है। ठीक है, घास के मैदानों में रहता है, ये इसमें कहा गया है। अब इसके बाद इसमें अलग अलग देशों के लिए अलग अलग आपकी जो कार्य योजना है वो बताई गई है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में कहा गया है कि 2020 तक 20 मिलियन पेड़ ऑस्ट्रेलिया को लगाने चाहिए। इससे 2030 तक बढ़ाकर 1 बिलियन कर दिया जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है। तो हमें जो है वो खास तौर पे भारत का याद रखना है। तो भारत में कहा गया है कि भारत में प्रति वर्ष 2 लाख हेक्टेयर वृक्ष और वन आवरण को जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, अगर भारत ऐसा करता है तभी उसके लिए ये फायदेमंद होगा। फिर ये आपका म्यांमार का आ जाएगा, म्यांमार का ये है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेना क्लियर। तो म्यांमार में कह रहे हैं वन आवरण को 30% बढ़ाया जाएगा। जापान में 20 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र में वृद्धि की जाएगी। न्यूजीलैंड में 2028 तक 1 बिलियन पेड़ लगाए जाएंगे। तो मेन जो है वो हमें खास तौर पे हमें इंडिया का याद रखना है। ठीक है, भारत का हमको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वो है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट। ये क्या है, तो ये एनर्जी को बताएगी, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना यूज़ आगे फ्यूचर में होगा, एनर्जी को प्रोड्यूस हम कैसे करेंगे, अदर देश कैसे करेंगे, उसके बारे में बताती है। ठीक है, इसको किसने जारी किया है, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसको जारी किया है। और उसने भारत के रिस्पेक्ट में बताया है कि भारत में 2019 की अपेक्षा 1.4% जो कार्बन का यूज़ है वो ज़्यादा है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है यहाँ पे। भारत के लिए यहाँ पे क्या बिंदु बताए गए हैं, तो भारत के लिए यहाँ पे कहा गया है कि नवीनीकरण स्रोत से बिजली उत्पादन में वृद्धि की तुलना में कोयले से चलने वाली बिजली का उत्पादन 3 गुना अधिक हो जाएगा। भारत के लिए, भारत में जो भी बिजली से उत्पादन जो हो रहा है वो 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा। कैसे, कोयले से, क्योंकि भारत में अधिकतर जो बिजली है वो किससे बनाई जाती है, कोयले से बनाई जाती है, कोयला जलाकर बनाई जाती है, थर्मल पावर प्लांट के द्वारा बनाई जाती है। फिर कह रहे हैं कि कोयले की मांग जो है 9% बढ़ने की उम्मीद है। जब बिजली का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कोयले की मांग भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला इसमें बताया गया कि भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35% घटाने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। पेरिस समझौता 2015 में हुआ था और इसमें हर एक देश ने अपने अपने हिसाब से लक्ष्य तय किए थे। तो उसी में भारत ने लक्ष्य तय किया था कि जो भी हम अपनी उत्सर्जन, टोटल जीडीपी का जितना भी हम इमिशन करते हैं एनर्जी का, उसका 30 से 35% हम कोयला उत्पादन के द्वारा उसको कम करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे। लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि ये 3 गुना जो है वो बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये अपोजिट में बताया जा रहा है। अगला है, इसमें बता रहे हैं कि वर्तमान में भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वैश्विक औसत से 60% नीचे है। ठीक है, 60% नीचे है और यूरोपीय संघ में उत्सर्जन के बराबर है। यानी जितना यूरोपीय संघ करता है उतना ही भारत करता है, जो कि कितना है, 35 गीगाटन है, 35 गीगाटन है। और सबसे ज़्यादा जो CO2 उत्सर्जन करता है वो कौन है, तो इस समय भी चाइना है, पहले भी चाइना था। ठीक है, पहले भी चाइना था। नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020
ये क्या बताती है? तो ये मौसम के बारे में बताती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की है, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020। विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1933 से इस रिपोर्ट को प्रकाशित करता आ रहा है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि पहली बार रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो आंसर होगा 1933 में प्रकाशित हुई। किसके द्वारा? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, WMO जिसे कहते हैं, उसके द्वारा। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि इस रिपोर्ट के प्रमुख रूप से जलवायु प्रणाली के संकेतक हैं। जैसे इसमें किस किस को लिया गया है? जैसे भूमि और समुद्र के तापमान में वृद्धि, ग्रीन हाउस गैसों की जो कंसंट्रेशन है कितनी बढ़ी है कितनी कम हुई, उसको लिया गया है। बर्फ के पिघलने, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, ग्लेशियर के पीछे हटने और चरम मौसमी घटनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। चरम मौसमी घटनाएं का मतलब है जैसे बाढ़ आना, बहुत अधिक वर्षा होना, चक्रवात आना, सूखा पड़ना, तो इन्हें हम चरम मौसमी घटनाएं कहते हैं। ठीक है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में सामाजिक आर्थिक विकास को शामिल किया गया है, खाद्य सुरक्षा को शामिल किया गया है, प्रवास और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर भी इसमें प्रकाश डाला गया है। ठीक है, अब आइए इसके देख लेते हैं मुख्य पॉइंट क्या है। तो 2011 और 20 जो ये दशक है, 10 वर्षों का अंतराल, उसे क्या कहेंगे? दशक कहेंगे। तो रिकॉर्ड जो है क्या है कि सबसे गर्म दशक था। 2011 और 20 जो है वो सबसे गर्म दशक था, ये इसमें बताया गया है। फिर कह रहे हैं कि दुनिया में कोविड-19 और चरम मौसमी घटनाओं को लाखों लोगों के लिए दोहरा झटका लगा था। 2020 रिकॉर्ड पर 3 सबसे गर्म वर्षों में से एक है, यानी 3 सबसे जो गर्म वर्ष हैं उनमें से एक जो है वो कौन है? 2020 है। फिर कह रहे हैं इसमें कि चक्रवात अम्फान जो आया था आपका उत्तरी हिंद महासागर में, रिकॉर्ड में सबसे महंगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यानी इससे सबसे ज़्यादा हानि हुई है, इसलिए इसको कहेंगे सबसे महंगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। बहुत ही जल्दी फ्रेंड मैं एक चक्रवात की वीडियो आपको लेके आऊँगा जिसमें चक्रवात A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन होगी साइक्लोन चक्रवात से रिलेटेड। ठीक है, तो आप इसके लिए अपडेट कर सकते हैं। फिर आपका भारत बांग्लादेश सीमा के पास 2020 में चक्रवात ने सबसे बड़ा नुकसान किया। इस चक्रवात के कारण भारत को लगभग $14 बिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि 2020 में जो चक्रवात आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो किस चक्रवात से हुआ है? तो आंसर होगा अम्फान से हुआ है। ठीक है, अम्फान से हुआ है। क्लियर? वैश्विक औसत कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता 401 मिलियन प्रति मिलियन से अधिक हो गई है और यह पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 148% जो है अधिक हो गई है। पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2020 तक औसत तापमान में वार्षिक वृद्धि जो थी वो कितनी थी? 2 डिग्री सेल्सियस थी। 2020 तक जो आपकी टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना है? 2 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, वैश्विक उत्सर्जन के 54% का प्रतिनिधित्व करने वाले केवल 59 देशों ने अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य बनाए हैं। इसका मतलब समझो जरा कि टोटल जितना भी कार्बन इमिशन हो रहा है उनमें से 54% कार्बन उत्सर्जन करने वाले 59 देशों ने ही मात्र क्या किया है कि लक्ष्य बनाए हैं कि हम क्या करेंगे, हम पेरिस समझौते के तहत कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का काम करेंगे। बाकी किसी भी देशों ने 59 के अलावा आपके जो बचते हैं 41 देश जो बचते हैं उन्होंने कोई लक्ष्य यहाँ पे तय नहीं किए हैं, ये इसका मतलब है। फिर कह रहे हैं कि इनमें से केवल 6 देशों में शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर कानून है। ये भी समझ लो कि लक्ष्य तो इन्होंने अपनाए हैं लेकिन केवल 6 देशों में जो है वो कानून बने हैं। 7 देशों को गंभीर रूप से अपर्याप्त के रूप में वर्गीकृत किया गया कि 7 देश ऐसे हैं जो बहुत ही गंभीर हालत में हैं, उनका जो CO2 इमिशन है वो आपका बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे भारतीय गिद्ध। ये चर्चा में क्यों है तो इसको समझ लेते हैं कि भारतीय गिद्ध, तो इस गिद्ध का वैज्ञानिक नाम है जिप्सस इंडिकस। ये गिद्ध भारत, पाकिस्तान और नेपाल में पाया जाता है। ये मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रजनन करता है। प्रायद्वीपीय भारत मतलब जो नीचे साउथ इंडिया वाला जो पार्ट है, और मध्य का मतलब जो आपका यूपी और जो मध्य प्रदेश वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं। तो वहाँ पे प्रजनन ये करता है पहाड़ी क्षेत्रों में। क्या कहा गया है तो आप देखो, गिद्धों की 9 भारतीय प्रजातियों में से 3 की जनसंख्या में 90% की गिरावट आई है। यानी गिद्ध जो है
भारत में वो 9 प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं। भारत की 9 स्पीसीज गिद्ध की 9 स्पीसीज जो हैं वो भारत में पाई जाती हैं, और इनमें से 3 ऐसी हैं जिनकी संख्या में 90% की गिरावट आई है। अब ये गिरावट क्यों आई है तो इसको समझते हैं। यह गिद्ध 2002 के बाद से IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या है। तो 9 प्रजातियां जो है वो कौन कौन सी हैं, इसको आप देखा होगा। इसको कहते हैं ओरिएंटेड वाइट बैक, यानी इसके जो पीठ है वो कैसी होती है, सफ़ेद कलर की होती है, इसे इसे कहा जाता है ओरिएंटेड वाइट बैक। तो एक गिद्ध जो है ये पाया जाता है इंडिया में। एक है हिमालयन वल्चर, हिमालय में पाया जाता है, ये भी इंडिया में पाया जाता है। उन 9 में से ये 9 प्रजातियां हैं। फिर है आपका बियरेड वल्चर, दाढ़ी वाला, ये देखो ये यहाँ पे जो दाढ़ी दिख रही है आपको, दाढ़ी वाला गिद्ध, इसको कहते हैं बियरेड वल्चर, दाढ़ी वाला गिद्ध, ये भी भारत में ही पाया जाता है। सिनेरोसस गिद्ध, ये भी कहाँ मिलेगा, ये भी भारत में ही मिलता है। ये सब गिद्धों की अलग अलग प्रजातियां हैं। रेड हेडेड वल्चर जो गिद्ध है, इसका हेड कैसा होगा, रेड होगा, तो ये भी जो है वो भारत में आपको मिलेगा। ठीक है, ये भी कहाँ मिलेगा, भारत में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है लॉन्ग वाइल्ड, जिसकी जो गर्दन है वो कैसी होगी, गर्दन जो है वो बहुत लंबी होगी, तो इसे कहते हैं लॉन्ग वाइल्ड। लॉन्ग वाइल्ड भी जो है ये आपको मिलेगा। दूसरा है स्लेंडर वाइल्ड, गर्दन जो होगी वो कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी, तो इसको कहते हैं सिलेंडर वाइल्ड। तो इनमें से आपने बताओ कौन सा देखा है, इनमें से कौन सा देखा है। इजिप्टियन इसको बोलते हैं, इजिप्टियन, इसका मूल जो क्षेत्र है वो इजिप्टियन है, और भारत में भी ये प्रजाति पाई जाती है। एक ये है यूरेशियन ग्रिफिन इसको कहा जाता है, तो ये भी पाई जाती है। तो आप देखो कि आपने कौन कौन सी रियलिटी में अपने आसपास के क्षेत्रों में देखे हैं। तो भारत में ये 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, और ये चर्चा में क्यों है, तो बांग्लादेश जो है ऐसा पहला देश बन गया है जिसने दर्द निवारक किटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब देखो ध्यान से, जब हम EVS की क्लास में पढ़ रहे थे तो हमने एक डिक्लोफेनेक सोडियम नाम की एक दर्द निवारक दवाई थी, उसके बारे में पढ़ा था, और हमने देखा था कि जो डिक्लोफेनेक सोडियम है ये गिद्धों की कमी का सबसे बड़ा कारण है। और एक दवाई का नाम फिर आपको और याद रखना है, किटोप्रोफेन। ये भी क्या है, ये भी एक पेन किलर है, सेम आपका किसकी तरह है, सेम डिक्नोफ्लेक की तरह ही है। ये भी मवेशियों के इलाज के लिए दर्द निवारक दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन यह दर्द निवारक दवा गिद्धों के लिए एक विषैली है। ठीक है, तो अब आपको गिद्धों के लिए 2 दवाएं नाम याद रखने हैं, एक डिक्नोफ्लेक सोडियम और दूसरी किटोप्रोफेन। किटोप्रोफेन ये ध्यान रखना है। ठीक है, वर्ष 1990 से 2007 के बीच गंभीर रूप से संकटग्रस्त 3 प्रजातियां कौन कौन सी हैं, ओरिएंटल वाइट बैक, लॉन्ग विल्ड, सिलेंडर बिल्ड की संख्या में 99% तक की गिरावट देखी गई है। फिर कहना है कि रेड हेडेड गिद्ध भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी के अंतर्गत आ गए हैं, और इनकी संख्या में 91% की गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि भारत सरकार ने वर्ष 2006 में पशु चिकित्सा उद्देश्य के लिए डिक्नोफ्लेक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये सब किसके बारे में है, डिक्नोफ्लेक के बारे में है। ठीक है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद है कि गिद्धों से संबंधित यहाँ पे 2020 और 25 के लिए गिद्ध कार्य योजना वल्चर एक्शन प्लान लाया गया है, और ये कब लाया गया है, तो 16 नवंबर 2020 को लाया गया है। 2025 तक जो है ये चलेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको इसमें याद रखनी है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य पशु चिकित्सा संबंधी जो भी दवाई हैं उनकी बिक्री का विनियमन करेगा, रेगुलेट करेगा कि कौन सी दवाई बिकनी चाहिए, कौन सी नहीं बिकनी चाहिए, और पशुधन का इलाज केवल योग्य पशु चिकित्सकों के द्वारा ही हो, ये इस बात का ध्यान रखेगा। ये योजना यहाँ पे चलाई जा रही है। ठीक है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि गिद्ध संरक्षण जो परियोजना है ये कब चलाई गई थी, कब लागू हुई थी, 2001, ये याद रख सकते हो आप, 2001 में इसको शुरू किया गया था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट है विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस ये कब मनाया गया, तो 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया। तो पहली बार विश्व वन्य जीव दिवस है वो 2013 को घोषित हुआ था, और किसने घोषित किया था, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया था। और कब मनाते हैं हम, तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो मनाया जाता है। फिर इसमें ये कह रहे हैं
कि 3 मार्च 1973 को ही क्यों मनाया जाता है, मतलब 3 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसका सीधा सा रीज़न ये है क्योंकि 3 मार्च 1973 को वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, जिसे हम कहते हैं साइट, को अंगीकृत किया गया था, इसको अपनाया गया था। इसीलिए उसी उपलक्ष्य में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। ये साइट क्या है? तो जो जंगली जानवर हैं ये उनके अवैध व्यापार पर रोक लगाती है। समझ गए कि नहीं? विश्व वन्यजीव दिवस जो है ये थाईलैंड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव किया गया था। ये पूछ सकते हैं कि विश्व वन्यजीव दिवस का प्रस्ताव जो है वो किस देश ने रखा था? तो आंसर होगा थाईलैंड के द्वारा रखा था। और इसकी घोषणा किसने की थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। कब की थी? तो 2013 में की थी। कब मनाते हैं? तो 3 मार्च को मनाते हैं। क्लियर इतनी बात? चलो नेक्स्ट है कल्वेली झील। ये झील क्या है? तो कल्वेली झील जो है ये तमिलनाडु के विलुप्पुरम जिले में स्थित है और इसको आर्द्र भूमि घोषित करने की सिफारिश कर रही है वहां की राज्य सरकार। ठीक है, आप इसको पढ़ोगे। राज्य सरकार द्वारा कालवेली आर्द्र भूमि को पक्षी अभ्यारण्य बनाने के प्रयासों के कारण जो कालवेली है झील ये खबरों में है। और ये क्या है? एक वेटलैंड है, ये एक आर्द्र भूमि है। और आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताओ कि भारत में अब तक कितनी रामसर साइट है? भारत में कितनी रामसर साइट हैं? ये मैं क्लास में आपको करवा चुका हूं कि भारत में टोटल रामसर साइट इस समय तक, इस डेट तक कितनी है, और सबसे लास्ट जो रामसर साइट है उसका मुझे नाम बता दोगे। बस इतना आपके लिए काफ़ी है। तो जो कल्वेली झील है ये देखिए, ये यहाँ पर है, यहाँ तमिलनाडु है, ये यहाँ पर है और इस तरह से आपको ये दिखाई देगी। ठीक है, ये वहाँ की झील है। फिर कह रहे हैं इसमें कि पुलिकट झील के बाद कल्वेली झील दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि दक्षिण भारत, साउथ इंडिया की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो आंसर होगा पुलिकट झील। भारत की सबसे बड़ी झील, तो आंसर होगा कौन सी? चिल्का झील। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो आंसर होगा चिल्का झील। लेकिन अगर पूछेंगे कि साउथ इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो पुलिकट झील। और दूसरी सबसे बड़ी साउथ इंडिया की तो क्या हो जाएगा? कल्वेली झील हो जाएगा। अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों इसे पक्षी अभ्यारण्य बनाने की बात हो रही है? तो समझ लेते हैं। यहाँ पर साइबेरिया और मध्य एशिया से ठंडे उप क्षेत्रों से प्रवासी पक्षी आते हैं। भाई यहाँ पे क्या आएंगे? पक्षी आएंगे। और अगर पक्षी आते हैं तो इसे पक्षी अभ्यारण्य बनाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस झील में आने वाले प्रवासी पक्षियों में यूरेशियन क्लेवर, ब्लैक टेल्ड गॉडविट्स, रफ व्हाइट स्टार्क और डब विलिंग, ये आपके पक्षियों के नाम है। ये इस तरह के पक्षी यहाँ पे आते हैं। तो मुझे समझ में आता है कि इसको पक्षी अभ्यारण्य जो है वो घोषित कर देना चाहिए, कोई इसमें वो इश्यू नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट, आज का सबसे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर का है टॉपिक वो है ये वाला, भारत का 51वां टाइगर रिजर्व। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में अब कितने टाइगर रिजर्व हो चुके हैं? 51 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। अब से पहले कितने थे? तो इससे पहले 50 टाइगर रिजर्व थे। और टाइगर रिजर्व जो बनाए जाते हैं वो किसके तहत, किस प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा 1973 में चलाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 में चलाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है ये बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं। केंद्र सरकार ने, इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 5वें टाइगर रिजर्व बनाने को मंजूरी दे दी है। यानी समझो कुछ कि ये जो टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है श्री विल्लुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, तो श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई टाइगर जो रिजर्व है ये तमिलनाडु का तो 5वां टाइगर रिजर्व है, लेकिन ये भारत का 51वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इस बाघ अभ्यारण्य में श्री विल्लुपुथुर, ग्रिजल्ड गिलहरी और मेघामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे, भारत का 51वां टाइगर रिजर्व क्या है? विल्लुपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। और कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक, तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु का ये कौन से नंबर का है? तमिलनाडु का 5वां है। तो तमिलनाडु राज्य में 5 तो नेशनल पार्क पाए जाते हैं, 15 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं, और 15 ही आपको मिलेंगी वर्ल्ड सेंचुरी यानी पक्षी अभ्यारण्य। और अब 5 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। ठीक है, तो पांचवा जो था वो हम पढ़ चुके हैं मेघामलाई, और बाकी के जो 4 हैं वो ये हैं। तो बाकी के 4 कौन कौन से? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, कलकक्कड़ मुंडूतुराई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व,
तो ये आपसे पूछ सकते हैं। देखो टाइगर रिजर्व हो गए, नेशनल पार्क हो गए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला है हमारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। ये जो सूचकांक है ये पूछ सकते हैं कि इसे कौन जारी करता है, तो इसे जारी करती है जर्मन वॉच नाम का एक एनजीओ है, वो इसे जारी करता है, ठीक है। इस सूचकांक में क्या कहा गया, तो इस सूचकांक में भारत को उन देशों में 7वें स्थान पर रखा गया है जो 2019 में जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित थे। जो नाम ही इसका जोखिम, कि जलवायु की वजह से सबसे ज़्यादा जोखिम किस देश में था, तो उसके बारे में इसको कहा गया है। और भारत का इसमें जो है वो कौन सा स्थान है, तो भारत का इसमें 7वां स्थान है। भारत को 7वें स्थान पर इसमें रखा गया है, बस यही बात आपको ध्यान रखना है। और दूसरा कि जर्मन वॉच जो एक एनजीओ है, गैर लाभकारी संस्थान है, ये इसको क्या करता है, इसको जारी करता है, ठीक। चलिए इस रिपोर्ट के अनुसार कह रहे हैं कि 2019 में भारत में मानसून सामान्य से एक अधिक महीने तक जारी रहा, यानी नॉर्मली आपका जितना भी रहता है 2 महीने 3 महीने 4 महीने, उससे 1 महीने अधिक जारी रहा, ठीक। फिर इसमें कह रहे हैं कि जून से सितंबर तक 2019 की अवधि में लंबी अवधि का औसत 110% दर्ज किया गया। भारी बारिश के कारण भारत में भयंकर बाढ़ आई, जिसके परिणामस्वरूप 14 राज्यों में 1800 लोग मारे गए और बाढ़ से 8 मिलियन लोगों का विस्थापन भी हुआ। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 8 उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी आए थे। अम्फान का नाम भी इसमें आएगा, अभी देख लो। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अत्यधिक गंभीर चक्रवात फेनी ने 28 मिलियन लोगों को प्रभावित किया और भारत और बांग्लादेश में इसके कारण 90 लोगों की मौत हो गई, ठीक है। भारत को सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है किसने किया था, अम्फान ने किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा गंभीर जो है ओवरऑल वो कौन सा था, फेनी चक्रवात जो था ये आया था। जर्मन वॉच क्या है, तो जर्मन वॉच जो है यह एक गैर लाभकारी संगठन है जिसे 1991 में स्थापित किया गया था। यह एनजीओ जर्मनी के वॉन शहर में स्थित है, जर्मनी का एक वॉन शहर है उसमें स्थित है। ये जर्मन वॉच के बारे में हो गया, इसको आप पढ़ सकते हो। अगला है हमारा जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021। तो ये जो सम्मेलन है ये नीदरलैंड सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था और 25 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया था, ठीक है। यह शिखर सम्मेलन ऑनलाइन आयोजित किया गया था और इसे सेस ऑनलाइन भी कहा जाता है। इसे हम बोलते हैं सेस ऑनलाइन, ठीक है। सेस ऑनलाइन भी इसको कहा जाता है, समझ गए। इस शिखर सम्मेलन ने UNFCCC के COP26 के माध्यम से गति को बनाए रखने और जलवायु आपातकाल के अग्रणी समाधान का प्रदर्शन किया है। वर्ष 2030 तक भारत 450 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत LED रोशनी को बढ़ावा दे रहा है और प्रति वर्ष 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम कर रहा है, ठीक है, कम कर रहा है। चलिए अगला है हमारा ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। ये क्या है, तो ग्रेट ग्रीन, जहाँ भी मैंने आपको EBS में क्लास में आपको बताया था कि जब भी ग्रीन वर्ड आ जाए तो लॉजिक लगा लेना कि ये प्लांट से संबंधित ही होगा। जब भी ब्लू वर्ड आ जाए समझ लेना कि वो ओशियन से संबंधित होगा। तो ग्रेट ग्रीन वॉल यानी पेड़ों की एक ऐसी बॉल हम लगानी है जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा लंबी है, तो उसे कहेंगे ग्रेट ग्रीन वॉल। तो ग्रेट ग्रीन वॉल क्या है इसको समझते हैं। तो ग्रेट ग्रीन वॉल एक अफ्रीकी नेतृत्व वाली पहल है, यानी ये अफ्रीका में जो है ये चलाई जा रही है। ये 2007 में अफ्रीकी संघ द्वारा मरुस्थलीकरण, भूमिक्षरण, सूखे को मुकाबला करने के लिए शुरू किया गया था। इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम पेड़ लगाएंगे, अफ्रीका के जो देश हैं वो पेड़ लगाएंगे मिलके। इस परियोजना का लक्ष्य है 2030 तक 100 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करना, पेड़ों के द्वारा उसको सही करना, क्योंकि पेड़ जो हैं वो भूमि की उर्वरता भी बढ़ाते हैं, सूखा से बचाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। अब तक 2007 से 2019 के बीच ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव के केवल 4 मिलियन हेक्टेयर भूमि को बहाल किया गया है, यानी 2030 तक हमें 100 मिलियन इन लोगों को पूरा करना है इसके तहत। और अभी 2 सालों में कितना किया गया है, तो 2 सालों में मात्र 4 मिलियन ही हो पाई है। तो लक्ष्य जो है काफ़ी बड़ा है, सही से इन लोगों को कदम उठाने चाहिए और सबको मिलकर आपस में काम करना चाहिए, तभी ये लक्ष्य जो है पूरा हो सकता है। अगला ऐसे में कह रहे हैं कि ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव का उद्देश्य 8000 किलोमीटर लंबे, यानी 8000 किलोमीटर लंबा होगा
और 15 किलोमीटर जो है वो क्या होगा, चौड़ा होगा। तो ये इसको कहेंगे ग्रेट ग्रीन वॉल। 8000 किलोमीटर लंबे और 15 किलोमीटर चौड़े हम क्या करेंगे, पेड़, वनस्पति, घास के मैदान, पौधों के मोज़ेक के साथ 100 मिलियन अफ्रीकी लोगों को जीवन देना है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, 8000 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 15 किलोमीटर, और इसी को कहेंगे ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। तो फिगर में आप देख सकते हो कि ये जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, और इसकी स्टार्टिंग जो है वो डिजिबूटी से होती है, और इधर सेनेगल पे जाके ये ख़त्म होगा। तो ये भी पूछ सकते हैं कि ग्रेट ग्रीन वॉल जो है ये किन दो पॉइंट के बीच में है, तो याद रखेंगे सेनेगल और डिजिबूटी ये है। ग्रेट ग्रीन वॉल पहल के लिए हस्तक्षेप क्षेत्र में चुने हुए देश, अब इस क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, तो इन देशों के नाम हैं, एक बार आप इसको पढ़ सकते हो। सभी क्या हैं, ये अफ्रीका वाले देश हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ने वाले देश हैं जो इस स्थान पे पड़ते हैं। तो इसमें है चाड, बुर्किना फासो, इरिट्रिया, इथोपिया, माली, नाइजर, मौरितानिया, नाइजीरिया, सूडान, सेनेगल, जिबूती। तो सेनेगल और जिबूती जो है ये दो आपके कॉर्नर वाले देश हैं, मतलब इसको कह सकते हो कि लास्ट में ये पड़ने वाले देश हैं। इसको आप देख सकते हो कि द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका, तो इसमें देखिए ये इस तरह से जाएगी, ये आपको दिख रहा है कि ये इस तरह से जाएगी, और इस तरह से यहाँ पे क्या होंगे, पेड़ लगाए जाएंगे। टोटल देखोगे इसकी लंबाई 8000 किलोमीटर है, और इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है, 15 किलोमीटर है। ठीक है, 15 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। चलिए, अब भारत की जलवायु पर जो भारतीय मौसम विभाग है उसने अपनी रिपोर्ट जारी की है, और उसमें इन्होंने क्या क्या कहा है, मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं। IMD का मतलब होगा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 1901 के बाद वर्ष 2020 जो है वो 8वां सबसे अधिक गर्म वर्ष है। 1901 के बाद जितने भी गर्म वर्ष आए हैं उसमें से जो 2020 है वो सबसे गर्म रहा है और 8वां नंबर का है। और इससे पहले आप देखोगे जो जलवायु वाला सूचकांक था उस रिपोर्ट में कहा गया था, UN वाली रिपोर्ट में, कि 2020 जो है वो सबसे गर्म देशों में से एक है, जो 3 सबसे गर्म देश हैं उनमें से एक है। ठीक है, दोनों पॉइंटों को कंपेयर करके आपको याद रखना है। फिर कह रहे हैं कि 1901 के बाद 15 सबसे गर्म वर्षों में से 12 वर्ष जो हैं वो 2006 और 2020 के बीच के हैं। यानी 1901 से लेके 2020 तक अगर हम टोटल गर्म वर्ष निकालें तो हमारे पास है 15 सबसे हॉट ईयर हैं हमारे पास, और उन 15 में से जो 12 हैं वो 2006 से 2020 के बीच के हैं। ठीक है, 2006 से 2020 के बीच के ये आपके हैं। फिर कह रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बारिश सामान्य से अधिक हुई और इसका दीर्घकालिक औसत 109% था, और 1961 और 2010 के बीच की ये गणना बताती है। 1961 और 2020 के आधार पर इसको बताया गया है। ठीक है, पिछला दशक रिकॉर्ड पर सबसे गर्म दशक था, ये उस रिपोर्ट में भी कहा गया है और इसमें भी कहा गया है। फिर कह रहे हैं कि 2020 में भारत में औसत भूमि सतह का तापमान सामान्य से 29 डिग्री सेल्सियस अधिक था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, ये ध्यान रखोगे कि भारत का जो औसत तापमान है वो कितना था, तो सामान्य से, नॉर्मल से 29 डिग्री सेल्सियस अधिक था। 29 डिग्री था नहीं, 29 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था, तभी तो ये गर्म हुए हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए, 2020 में उत्तर हिंद महासागर में 5 चक्रवात बने थे। वे सुपर साइक्लोन स्ट्रॉम कौन से हैं, तो अम्फान, साइक्लोनिक स्ट्रॉम, बुरेवी, निसर्ग, निवार और गति। तो ये भी आपको याद रखना है कि 2020 में जो 5 हिंद महासागर में चक्रवात आए हैं वो ये हैं। इन चक्रवातों में निसर्ग और गति जो है वो अरब सागर के ऊपर आए थे। आप इसको ऐसे करके समझ सकते हो। ये हो गया भारत, तो ये हो गया अरब सागर वाला पार्ट, और ये हो गया बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि जो निसर्ग और गति हैं वो अरब सागर के ऊपर यानी यहाँ पे थे, और शेष जो 3 हैं जैसे अम्फान हो गया, बुरेवी और निवार हो गया, ये बंगाल की खाड़ी में आपके आए थे। और अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में जो चक्रवात आपका चला है ताऊते, तो ताऊते चक्रवात भी आया है। ठीक है, ताऊते चक्रवात कहाँ पे है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके चक्रवात जितने भी यहाँ पे 2020 में आए और 2021 में आना शुरू हो गए, तो ताऊते जो है वो 2021 का पहला चक्रवात है। तो एक वीडियो में पूरा मैं आपको चक्रवात के बारे में बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर दूंगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए
तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। और कैसी वीडियो लगी आपको, बहुत ही जल्द ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। और जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम इसके बाद आ जाएंगे अपने दूसरे टॉपिक पे। दूसरे टॉपिक का मतलब करंट अफेयर का ही कोई दूसरा टॉपिक, वो आपका योजनाओं का हो सकता है, वो आर्थिक वाला हो सकता है, वो चर्चित व्यक्तियों वाला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें सब कुछ कवर करना है, टॉपिक वाइज टॉपिक हम यहाँ पे कवर करते हुए चल रहे हैं। तो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।